नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की खबरों की, इंडस्ट्री लीडर्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं रियल्टी सेक्टर के अहम मुद्दों को। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की। जनवरी से जून के बीच रियल एस्टेट में $3.4 बिलियन का हुआ विदेशी निवेश। रेंटल ग्रोथ के मामले में बेंगलुरु एशिया पैसिफिक रीजन में बना नंबर 1। दिल्ली एशिया पैसिफिक रीजन का 10वां सबसे महंगा कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट। भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट के निवेश और संभावनाओं पर दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। मुंबई के सबर्ब में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाने को लेकर नरेटको का मंथन। 24-24-24 के फॉर्मूले पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पूरे करने का लक्ष्य। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बोले, मुंबई के मुख्य इंफ्रा प्रोजेक्ट जल्द होंगे पूरे। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाने और चुनौतियों से निपटने के लिए जुटे इंडस्ट्री के दिग्गज। आगामी मौद्रिक नीति ऐलान रियल एस्टेट के लिए हो सकता है ऐतिहासिक। रेपो रेट बढ़ी तो रेड जोन में आ जाएंगी ब्याज दरें। छोटी अवधि में पड़ सकता है घरों की मांग पर असर। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से पहले ही दबाव में है बिल्डर। रेट बढ़े तो कमजोर पड़ सकते हैं नए लॉन्च प्रोजेक्ट। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने रियल्टी सेक्टर के हालात पर जताई चिंता। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। भारतीय रियल एस्टेट में कमर्शियल सेगमेंट काफी बेहतर करता हुआ दिख रहा है और इसका सबूत है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म्स से एक के बाद एक जारी होते आंकड़े। सीबीआरई की हालिया रिपोर्ट कहती है कि 2022 में जनवरी से जुलाई के बीच भारतीय रियल्टी सेक्टर में $3.4 बिलियन का निवेश आया है। तो वहीं एनारॉक का दावा है कि FY23 की दूसरी तिमाही में प्राइवेट इक्विटी का निवेश 28% बढ़ा है। दूसरी ओर नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस रेंटल ग्रोथ के मामले में बेंगलुरु एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप पर है। यहां सालाना 12% की रेंटल ग्रोथ देखने को मिली है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर इस रीजन का 10वां सबसे महंगा प्राइम ऑफिस मार्केट है। यानी निवेश भी बंपर आ रहा है, रेंटल ग्रोथ भी शानदार है। तो क्या भारतीय रियल एस्टेट में कमर्शियल सेगमेंट कुछ अलग इतिहास रचता हुआ नजर आ रहा है? निवेश बढ़ने की वजह क्या है? किन कारणों से बेंगलुरु निवेशकों की पसंद बना हुआ है? भविष्य में निवेश के लिहाज से कौन से फ्यूचर डेस्टिनेशन इमर्ज हो रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो खास मेहमानों के साथ हमारे साथ हैं अमित गोयनका, MD नेसेस फाइनेंस, और अभिनव जोशी, हेड रिसर्च इंडिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, सीबीआरई के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका अमित जी और अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल अमित जी आपसे होगा, 6 महीने में $3.8 बिलियन का निवेश, पी इन्वेस्टमेंट का एक तिमाही में 28% का इजाफा और रेंटल ग्रोथ में शानदार तेजी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन आंकड़ों से? दीपक जी, बहुत ही ठीक दिशा में है ये आंकड़े। और ये जो देश की जो रियल एस्टेट सेक्टर की जो बढ़ोतरी है, जो उसके ऊपर जो दमखम है, जो पूरी रुचि है दुनिया भर के निवेशकों की और कंज्यूमर्स की, आई थिंक उसी को दर्शाते हैं ये आंकड़े। मेरे हिसाब से 2022-23 एक ऐतिहासिक साल रहेगा। मेरी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि ये आंकड़े और बढ़ेंगे आते छमाही में, क्योंकि जो हम महीने दर महीने जो ट्रांज़ैक्शंस देख रहे हैं, हमारी खुद की भी जो एक इन्वेस्टमेंट की जो प्रतिक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा उम्दा है इस समय, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। हम खुद इस समय डबल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पिछले सालों के बनिस्बत। तो ये जो इस समय जो मार्केट ऑफटेक है, जो पॉज़िटिव सेंटिमेंट है, रियल एस्टेट में एक जो बुल रन बना हुआ है कंज़्यूमरिज़्म का, डेवलपमेंट का, ये बहुत पॉज़िटिव इंडिकेटर्स हैं सारे इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो विदेशी हों या हमारे जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स हों, क्योंकि इससे बेहतर समय शायद नहीं रहा है कंज्यूमर एपेटाइट के लिए, ऑफटेक के लिए। जिस हिसाब से घरों की बिक्री हो रही है, जिस हिसाब से कमर्शियल ऑफटेक हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 2022-20 से लेके 2021 तक 2 साल तकरीबन ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे, और उसके बाद जो एकदम यकायक जो एक सैलाब सा आया है डिमांड का ग्लोबली और डोमेस्टिकली, उससे उसको चलते और उसके मद्देनजर रखते हुए काफ़ी इन्वेस्टर का भी एपेटाइट और रुचि बढ़ी है और बढ़ती रहेगी। अभिनव जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्या ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से निवेश और रेंटल ग्रोथ दोनों बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि जिस तरह से भारत ने रिकवरी करी है कोविड क्राइसिस से, जिस तरह का वैक्सीनेशन रहा है, आई थिंक उससे एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया है पूरी दुनिया में, खासतौर पे इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट हो, डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इम्प्रूवमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उस वजह से
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा वजह है। इन सारे कारणों की वजह से स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी एक्साइटेड हैं। कोविड के टाइम पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस बढ़ गया था, लेकिन ट्रांजैक्शन क्लोजर्स पिछले कुछ क्वार्टर से काफी पिकअप कर गए और 2022 में जिस तरह से पेंट अप डिमांड मार्केट में वापस आई है, चाहे वो हाउसिंग में हो, जहां पे अगर हम पहले 6 महीने का 2022 का डेटा देखें तो 2019 के पहले 6 महीने के मुकाबले वो ऑलमोस्ट दुगना है। मतलब हाउसिंग सेल्स दुगनी हो चुकी है। ऑफिस लीजिंग 3 गुना हो चुका है 2021 के मुकाबले, और 2020 को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो 2020 और 2021 के मुकाबले 2022 परफॉर्मेंस वाइज बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से हमें ट्रांजैक्शन क्लोजर्स भी काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अमित जी, बीते 2 तिमाही से लगातार अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती हुई दिख रही है। महंगाई 4 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। ब्याज दरें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसका भारत में रियल्टी सेक्टर के निवेश पर कैसा असर देख रहे हैं? काफी कंसर्न जरूर है यूएस और यूरोपियन इकोनॉमी को लेकर। 2 क्वार्टर और जो आपने जैसे बताया कि ना ही वो डिग्रो कर रहे हैं और रिसेशनरी एक एनवायरनमेंट बनता दिख रहा है, मगर उनकी इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डबल मार पड़ रही है उस इकोनॉमी को, उसका बेनिफिट मुझे लगता है शायद इंडिया को मिलेगा, बिकॉज़ इंडिया की एक तो इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर पाए हैं, तो उस पर हमारा ग्रोथ बना पड़ा है। अभी 2 दिन पहले ही आईएमएफ के जो फोरकास्ट आए थे, वो दर्शाते हैं कि इंडिया जो है वो शायद टॉप 1 या टॉप 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बनी रहेगी। हमने चाइना और कई अन्य कंट्रीज को काफी पीछे छोड़ दिया है हमारी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट में। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया को मिलेगा, और रियल एस्टेट में तो ज्यादा मिलेगा, बिकॉज एक तो कंजम्पशन एसेट क्लास है, डोमेस्टिक एसेट क्लास है, कोई एक्सपोर्ट बेस नहीं है। तो जो कंजम्पशन है, चाहे घरों की हो या ऑफिस स्पेसेस की, वो सारी डोमेस्टिक है, विदेशी आके नहीं खरीद रहे हैं घर। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाउसिंग सेक्टर को है। सेकेंड ऑफ ऑल, जो ऑफिस अब्जॉर्प्शन है, हम देखते हैं कि काफी ग्लोबल कॉर्पोरेशन इंडिया में आके बहुत बड़ी मात्रा में अब ऑफिस स्पेस लेके यहाँ पे अपने ऑपरेशन सेटअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो यूरोप में और अमेरिका में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कहीं ना कहीं स्टेबल इकोनॉमी में जाके अपने ऑफिस और जो कॉस्ट एडवांटेज है, जो ऑपरेशनल ईज है, उसका फायदा जो इंडिया दे पा रहा है अपने कमर्शियल स्पेसेस में, रिटेल में और अन्य एसेट क्लासेस में, डेटा सेंटर्स हैं और बाकी अन्य डेवलपमेंट्स जो स्केल पे बन रहे हैं और जो क्वालिटी के बन रहे हैं, उसका डेफिनेटली बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। तो हमको यूएस की इकोनॉमी से इतना कोई कंसर्न इस समय नहीं दिख रहा। डेफिनेटली डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, रुपी वीकन हुआ है, मगर उसकी वजह से जो अट्रैक्टिवनेस है इंडिया की इन्वेस्टमेंट की, वो कहीं ना कहीं और बढ़ गई है। अभिनव जी, ये जो 3.4 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का निवेश आया है भारत में, इसमें डोमिनेंट सेक्टर और डोमिनेंट शहर कौन से रहे हैं? क्या बेंगलुरु, एनसीआर और साउथ के शहरों की अगर हम बात करें तो वहां ज्यादा निवेश गया है? सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑफिस स्पेस में कितना निवेश गया है, या बीएफएसआई या बैंकिंग में कितना निवेश गया है, वो एक बार जरा स्पष्ट करिए। देखिए, डोमिनेंट सेक्टर्स में सबसे ऊपर तो ऑफिस है। ऑफिस से मेरा मतलब है बिल्ट अप ऑफिस, रेंटेड ऑफिसेज या ऑफिस पोर्टफोलियोज। तो तकरीबन 50 से 55% का जो ये निवेश है, ये ऑफिसेज में गया है। उसके बाद आपका गया है लैंड में, लैंड एक्विजिशन कह लीजिए या डेवलपमेंट कह लीजिए, जिसका एंड यूज हो सकता है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, वेयर हाउसिंग, जो भी है। तो लैंड में काफी इन्वेस्टमेंट गया है। तो इन दोनों अगर सेगमेंट्स को हम जोड़ें तो तकरीबन 80 से 85% या तो ऑफिसेज या लैंड में गया है। उसके अलावा रिटेल मॉल्स के भी हमने कुछ ट्रांजैक्शंस देखे हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। काफी लंबे समय के बाद अब रिटेल में ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि रिटेल में भी डिमांड पिकअप हो रहा है। वेयरहाउसिंग की भी थोड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, वेयरहाउसिंग में भी कैपिटल फ्लोज आए हैं। तो प्राइमरीली ऑफिस, लैंड, उसके बाद रिटेल, वेयरहाउसिंग, थोड़ा होटल्स। शहरों की बात करें तो जितने भी आपके टॉप के 6-7 बड़े शहर हैं, जिसमें सबसे ऊपर है दिल्ली एनसीआर, उसका सबसे बड़ा शहर है फर्स्ट 6 मंथ्स में। फिर है मुंबई, उसके बाद चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे। थोड़ा निवेश छोटे शहरों में भी गया है, बस ज्यादातर 80 से 90% या उससे भी ज्यादा बड़े शहरों में है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। अमित जी, भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, जो लोग रियल एस्टेट को निवेश के तौर पर देखते हैं, उनको क्या समझने की जरूरत है इन मौजूदा हालातों को देखते हुए? दीपक जी, पहली बात तो ये है कि
अब्जॉर्प्शन बना रहेगा। हमने देखा है कि जो रेंट यील्ड्स हैं वो काफ़ी बढ़े हैं, रेंटल्स काफ़ी बढ़े हैं, रेंटल स्टॉक काफ़ी घट गया है। बैंगलोर जैसे शहर में रेंट के घर मिलना काफ़ी मुश्किल सा हो गया है। तो अगर जो रेजिडेंशियल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक रेंटल यील्ड बरकरार रहने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीद है, ग्रोथ भी बना रहेगा उस स्पेस में। दूसरी बात, जहाँ तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं रियल एस्टेट के, चाहे वो इक्विटी स्टॉक्स हों, चाहे वो रीट्स हों, चाहे वो रियल एस्टेट बॉन्ड्स और फंड्स हों, इन सब ने बहुत ही उम्दा अपना प्रदर्शन दिखाया है। उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स ने काफ़ी रैली किया और करते रहेंगे। इनकी क्वार्टरली ग्रोथ फोरकास्ट और अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, क्योंकि हर एक का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, हर एक के अब्जॉर्प्शन नंबर्स बढ़ रहे हैं और इनकी जो पोर्टफोलियो साइजेस है वो काफ़ी हद तक बढ़े ही जा रहे हैं। तो इसके लिए उनकी स्टॉक वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। सेकंड ऑफ ऑल, अगर हम रियल एस्टेट फंड्स और क्रेडिट की स्पेस देखें, तो अगेन क्योंकि कैपिटल इतना बड़ा जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए जो को टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली काफ़ी मैसिव रहेगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फंड्स के बतौर या क्रेडिट फंड्स के बतौर जैसे हम कर रहे हैं, हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न दे पा रहे हैं इन्वेस्टर्स को। और तीसरा बचा जो रीट्स है, जो कमर्शियल स्पेस की बात करें, तो अगेन रेंटल क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा रहा है, रेंटल ग्रोथ्स भी बहुत अच्छे रहे हैं, बोथ वैल्यू टर्म्स में, वॉल्यूम टर्म्स में। तो यहाँ पे भी यील्ड एस्केलेशन नजर आ रहे हैं। तो ये सारी एसेट क्लासेस अगर हम देखें, तो ये बहुत ही स्टेबल, स्टेडी और स्ट्रॉन्ग दिखते आने वाले समय के लिए। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए अब कई सारे ऑप्शंस हैं और ये सारी ऑप्शंस बहुत प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल दिखते हैं मुझे। अभिनव जी, जुलाई से दिसंबर तक का आपका फोरकास्ट क्या कहता है? ये निवेश बढ़ेगा, कमजोर होगा? क्योंकि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में निवेशकों का सेंटिमेंट भारत को लेकर कैसा रह सकता है? देखिए, भारत को और भारतीय अर्थव्यवस्था को पड़ोसी देशों से कंपेयर करना थोड़ा ठीक नहीं है, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में हमें थोड़ा अलग से पोजीशन किया जाता है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जितने भी प्रोजेक्शंस आए हैं, चाहे वो IMF से हो या बाकी ऑर्गेनाइजेशन से हो, उसमें भी यही कहा गया है कि अगले साल भी इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होगा। और रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो शॉर्ट रन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जुलाई से दिसंबर के बीच में मेरी ये उम्मीद है कि ट्रांजैक्शन क्लोजर्स बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा स्लो डाउन साल के अंत तक या अगले साल फर्स्ट हाफ में दिखता है, ड्यू डिलिजेंस बढ़ जाती है या डिसीजन मेकिंग में अगर डिलेज होते हैं, उस वजह से मुझे लगता है काफी निवेशक, काफी इन्वेस्टर्स जो हैं, वो थर्ड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर के स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शंस क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो ये $3.4 बिलियन जो है, ये पूरे साल भर का $6 से $7 बिलियन तक बढ़ सकता है। और ये ज्यादातर इक्विटी है, इक्विटी साइड है या एक्विजिशंस है। अगर डेट फंडिंग देखें तो ये फिगर $8 से $10 बिलियन के बीच में भी हो सकती है। अमेरिकी इकोनॉमी में कमजोरी का भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। संकेत बता रहे हैं कि आगे भी निवेश बना रह सकता है। 50% से ज्यादा का निवेश ऑफिस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। रिटेल भी काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से भारत को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट शानदार बना हुआ है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर हम भारत को देख रहे हैं। ऐसे में निवेशकों का विश्वास बना हुआ है। ट्रांजैक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी अगली छमाही में भी निवेश परस्पर बना रह सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनव जी हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस अहम चर्चा में भाग लेने के लिए। तो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और रुख करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में चर्चाएं जारी हैं, नए नए ट्रेंड्स जारी हैं, और अब देखते हैं कि रियल ट्रेंड्स में अगली खबर क्या कहती है। मुंबई में डेवलपर संगठन नरेटको ने अफोर्डेबल मुंबई 3.0 के नाम से एक आयोजन किया। इसमें मुंबई के उपनगरों में रेजिडेंशियल मार्केट की संभावनाओं पर मंथन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे अतिरिक्त मुख्य सचिव और MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने MMR रीजन में चल रहे मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को 2025 से पहले खत्म कराने की बात कही। आई एम श्योर जल्द से जल्द काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, खास करके मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में काफ़ी अराउंड 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और हाथ में हैं। वो सब पूरा हो गया तो काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी और शहरीकरण खास करके मुंबई के आसपास के इलाका काफ़ी डेवलप होगी, इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा।
2 साल के अंदर अभी हम लोग 22 का ख़त्म हो रहा है, तो 25 के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और डेडलाइंस ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर लिंक का नेक्स्ट ईयर का डेडलाइन है, मैंने खुद रखा है, सो ज़रूर पूरा करेंगे नेक्स्ट ईयर एंड तक। और मेट्रो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पूरा होंगे और हमने जो और एक इम्पॉर्टेंट पार्सिक हिल्स का जो टनल्स का प्रोजेक्ट्स है, जो मुंब्रा बाईपास से जो प्रॉब्लम होता है उसका वो प्रोजेक्ट है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग नेक्स्ट ईयर से पूरा करेंगे। ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी होंगे और भी करने की ज़रूरत है एक्चुअली। दरअसल महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 24-24-24 का फॉर्मूला लेकर चल रही है। यानी 2024 के लिए 24 महीने के भीतर 24 मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई और सबर्ब के इंफ्रा प्रोजेक्ट और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को लेकर मैंने बात की नरेडको के वाइस चेयरमैन और हीरानंदानी ग्रुप के CMD डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी से। तो मुंबई में नरेडको का अफोर्डेबल सिटी कॉन्क्लेव जारी है। अब इस कॉन्क्लेव में क्या कुछ बेहतर हो रहा है, क्या कुछ विजन लेकर चल रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, CMD हीरानंदानी ग्रुप। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल सर यही होगा कि अफोर्डेबल सिटी ठीक है, लेकिन जब हम शहर के बाहर जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू होता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के रियल इस्टेट शायद उस तरह से बेहतर नहीं हो सकता जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की ओर से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सिटी टाउन प्लानर भी हैं और कमिश्नर भी आ रहे हैं। किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? हम तो बहुत ही उम्मीद रखते हैं। इस सरकार जब भी आई तो पहले उनका ये नतीजा डिसीजन लिए कि एरे का टर्मिनस करेंगे और ये मेट्रो लाइन शुरुआत हो जाएगी 2024 के पहले, ये हो जाएगा 2023 के एंड में शुरुआत हो जाएगी। और मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात है। टोटल जो मेट्रो लाइंस के जो काम चल रही है, जारी है, वो लगभग 300 किलोमीटर के हैं। तो मैं समझता हूँ लगभग 150 किलोमीटर के लाइंस तैयार हो जाएंगे 2 साल के अंदर। तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। हर क्षेत्र में हम मेट्रो के द्वारा एयर कंडीशन ट्रैवल करके हम पहुँच पाएंगे। तीसरी बात है MTHL कॉरिडोर, वो पूरा हो जाएगा, अगले साल में होना है, नवंबर की बात कर रही हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर MMRDA, MSRDC और सरकार करना चाहती है, केंद्र सरकार भी कर रही है। तो ये सब को आप जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक हम उम्मीद रख सकते हैं कि मुंबई रीजन के अंदर हम अफोर्डेबल एस्पिरेशनल मॉडल के घर बना सकेंगे कि ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोगों को अच्छे घर, स्वस्थ घर मिल जाएंगे और वो अफोर्ड कर सकेंगे। बिल्कुल सर, एक सवाल ये बनता है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, चाहे वो नवी मुंबई हो, करजन हो और बदलापुर हो, या फिर हम वेस्टर्न सबर्ब में देखें काफ़ी दूर तक जा चुका है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है। उसकी क्या वजह आप देख पा रहे हैं? तो मेन मुख्य क्या है कि मैं समझता हूँ सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नए सेंटर्स बनाएं। जैसे अभी पहले सरकार की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी साउथ मुंबई थी, फिर उन्होंने BKC बना दी, तो वहाँ MMRDA वगैरह केंद्र सरकार के इनकम टैक्स ऑफिस, रिजर्व बैंक के ऑफिसेज, ये सब हो गए। और फिर पूरा BKC को एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाए जहाँ विश्व के अलग अलग कंपनियाँ आ गए, इन्वेस्टमेंट कर दिए किए। बाकी फिर IT को प्रोत्साहित किए। तो उसमें हम सब देखते हैं कि आज की तारीख में अंधेरी, पवाई, नवी मुंबई, थाना, मलाड, ये सब सेंटर्स में IT के सेंटर्स बन गए। सपोज़ हम हमारी सेक्रेटरीट मंत्रालय लें, वो पनवेल में हम शिफ्ट कर दें या काउंसिल हॉल शिफ्ट कर दें। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी नए पूरा सेक्रेटेरिएट और वो बना रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं नवी दिल्ली में, वैसे ही हम शिफ्ट कर दें। हाई कोर्ट कमी है, छोटी हाई कोर्ट पड़ रही है, क्यों नहीं हम नवी मुंबई, पनवेल या करजत के द्वारा हम कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी करें। मुंबई के सबर्ब में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाने के प्रयास तो ठीक हैं, लेकिन इसको लेकर चुनौतियां भी भरपूर हैं। नरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट राजन बंदेलकर ने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग को वास्तव में अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार को टैक्स और प्रीमियम में और राहत देने की जरूरत है। का इवेंट है वो उपनगरों में रियल एस्टेट को बढ़ाने को लेकर है।
क्या कमियां आपने देखी हैं उपनगरों में जिससे रियल एस्टेट नहीं बढ़ पा रहा है, और आज क्या मंथन के जरिए आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैं कमियां नहीं गिनाना चाहूँगा, क्योंकि कमियां गिनाएंगे तो लिस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इसके पॉजिटिव एडवांटेज बताता हूँ कि अगर आपने देखा होगा तो थाना और कल्याण ये ऑलरेडी अफोर्डेबल में था, लेकिन जैसे सीमेंट स्टील की दामें बढ़ते गई, और एक जो सरकार ने भी सोचना चाहिए कि आज स्टैम्प ड्यूटी भी ज़्यादा है, सरकार के प्रीमियम्स भी ज़्यादा है। सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रहा है, लेकिन समस्या जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हुई दिख नहीं रही है उधर। कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी? सर यहाँ पे मैं आपको कमियां बताऊंगा और क्या सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। क्या हो गया कि इसमें बाकी स्टेट्स है ना, वो महाराष्ट्र के ऊपर स्कोर कर गए। क्या हो गया कि महाराष्ट्र में अगर आप देखो, कर्नाटका बोलो, हैदराबाद बोलो, गुजरात बोलो, वहाँ अगर आप बोले किसी को कि भाई मुझे बिजनेस करना है, वो लिटरल ग्रीन कारपेट, मतलब ऐसे वेलकम करते कि लोगों को ऐसा लगता है। अगर आपने देखा होगा तो गए 10 साल में 20 साल में आप देखो कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री या कोई चीज़ वैसे नहीं है। यहाँ पर वही लोग आए कि जिनको पता है कि बम्बई में रहिए बगैर उनका नहीं चलता है। अभी कोरोना ने एक चीज़ सिखा लिया कि आप जब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो आप कहीं पे भी बैठ के चला सकते हो, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको बम्बई में रहना है या न्यू बॉम्बे में रहना है। तो वो आज हैदराबाद में भी रह के करते हैं, बेंगलुरु में भी रह के करते हैं। हाँ, हालांकि इसको थोड़ा बहुत टक्कर पुणे ने दिया हुआ है, लेकिन यही चीज़ होनी चाहिए कि क्योंकि आज क्या होता है कि इनकी जो टैक्सेस है और इनको जो सहूलियत प्रीमियम में वगैरह देना चाहिए वो 100% देवे ना, तो बम्बई अगर अफोर्डेबल हो जाए कमर्शियल के लेवल पे, ऑफिसेस के लेवल पे या जो भी, तो मैं कहता हूं कि बम्बई कैन बीट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये था आज का प्रॉपर्टी प्लस। आशा है आपको शो पसंद आया होगा। शो से जुड़ा आपका कोई सवाल या राय हो तो हमें ज़रूर लिखिए। आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।